गोल्ड स्पॉट और देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन में ढील के साथ अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिससे ज्वेलरी बाजार में फिर से रौनक लौटने लगी है। हालांकि शादियों का जो सीजन है वो अंतिम चरण में है। ऐसे में ज्वेलरी डिमांड को लेकर अब क्या उम्मीदें हैं, लॉकडाउन खुलने के बाद ग्राहकों का रुझान किस तरीके का है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ पीएनजी ज्वेलर्स के सौरभ गडगिल, आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता और मोतीलाल ओसवाल के किशोर नारने हैं। साथ ही मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता भी हमारे साथ बनी हुई हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है इस शो में। हालांकि अगर आप प्राइसेस देखेंगे तो एक मुनाफ वसूली के बाद अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन, थोड़ी सी सुस्ती हम गोल्ड के भाव में देख रहे हैं। डॉलर में जो मजबूती बनी है उसके कारण भी ऊपरी स्तरों पर थोड़ा दबाव आते हुए दिखा है। हालांकि यूएस के जो महंगाई आंकड़े रहेंगे उन पर रहेगी नजर, और साथ ही अपकमिंग यूएस फेडरल रिजर्व की मीटिंग भी इंपॉर्टेंट रहेगी कमोडिटीज पर इम्पैक्ट के हिसाब से। लेकिन सबसे पहले ज्वेलरी मार्केट के ट्रेंड्स कैसे बन रहे हैं उस पर एक व्यू ले लेते हैं। सौरभ नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो यही जानना चाहेंगे, इस हफ्ते से ही धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है। किस तरीके का इनिशियल रुझान कस्टमर्स की ओर से देखने को मिल रहा है? क्या ग्राहक आ रहे हैं या फिर अभी भी वो बाजार से नदारद हैं? एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है कस्टमर के फ्रंट पर और डिमांड कैसी नजर आ रही है अभी? गुड मॉर्निंग मनीषा जी। महाराष्ट्र में बहुत सी जगह पे अभी मार्केट खुले हुए हैं। कहीं पे दोपहर को 4 बजे तक, कहीं 5:30 बजे तक, और कई फुल डे का ओपनिंग टाइमिंग्स है। हर जगह पे पैन इंडिया में बात कर रहे हैं तो हर जगह पे ग्राहकों की भीड़ बहुत है, और भीड़ अलग अलग टाइप के लिए है। कोई अपने ऑर्डर पिकअप करने का आ रहे हैं, किसी को सोना बेचना है इसके लिए वो दुकान में आ रहे हैं, किसी को कुछ एडवांस देना है, कुछ बुकिंग करना है, या किसी को वेडिंग शॉपिंग करनी है। तो ग्राहक हर टाइप के हैं, और टाइमिंग कम होने की वजह से सुबह 11 से दोपहर को 4 बजे तक बहुत भीड़ दुकान में हो रही है। ये चलते सभी टाइप के जेवरात, वेडिंग शॉपिंग का भी ट्रेंड अच्छा दिख रहा है। ये पूरा सीजन लाइक लास्ट ईयर गोल्ड का दिख रहा है। ग्राहकों का रुझान पूरा गोल्ड के ऊपर है। चांदी में थोड़ी इन्वेस्टमेंट दिख रही है, लेकिन वो बहुत कम है। मैक्सिमम लोग गोल्ड खरीद रहे हैं, और गोल्ड एक सेफ्टी हेवन के रूप में वापस लोगों के ध्यान में आ रहा है। तो इन्वेस्टमेंट के तरीके से इसे खर्चे हुए हैं, लोन लिए हैं, तो वो रीपे करने के लिए, गोल्ड बेचने के लिए, वेडिंग शॉपिंग के लिए, हर तरह से लोग आ रहे हैं। तो मार्केट में एक जो फियर था कि लॉकडाउन के बाद कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, वो फियर अभी थोड़ा दूर हो दिख रहा है, और मार्केट बाउंस बैक बहुत स्ट्रांगली कर रहा है। सौरभ, अगर हम पिछले 2 महीने देखें तो बाजार पूरी तरीके से बंद था, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो यहाँ पर शायद ही हम एक कंपैरिजन बिठा पाएंगे। लेकिन जैसे आपने कहा कि खरीदारी भी है, बिकवाली भी है, तो क्या ट्रेंड्स यहाँ पर बेहतर हैं? क्लियरली जिस तरह का मार्केट रहा है, काफ़ी सारी दुकानें ऑलमोस्ट बंद हो गई हैं। रिटेल में, होलसेल में हमने काफ़ी हद तक बिजनेस कम आते हुए देखा है। तो क्लियरली हमें ये भी सुनने को मिला है कि सोने की बिकवाली भी बाजार में काफ़ी ज़्यादा है। क्या ज़्यादा ट्रेंड्स फिलहाल देखने को मिले हैं? बिकवाली तो मार्केट में है, जिसको हम बोलते हैं यूआरडी परचेज, अनरजिस्टर्ड डीलर परचेज। तो ऑलमोस्ट 40 से 45 तक का सेल का अभी यूआरडी परचेज हो रहा है। तो इसमें 2 तरह के लोग पैसा मांग रहे हैं, या पुराना जेवरात देके नया जेवरात खरीद रहे हैं। तो कैश नया परचेज का प्रमाण देखा तो 50% के नीचे ही है। ओल्ड गोल्ड ज्यादा दिख रहा है। तो ये तो ट्रेंड है। वेडिंग शॉपिंग भी जितनी होनी चाहिए थी उतनी क्वांटिटी में नहीं हो रही है। तो वेडिंग थोड़े छोटे पैमाने पे है, और भाव बड़े हैं लोगों के पास। हर एक के पास घर में कुछ ना कुछ दुर्घटना है, मेडिकल इमरजेंसी हुई है। तो ये चलते मार्केट में सबड्यूड मार्केट तो है, फुटफॉल है, लेकिन बट ऐसा आपने कहा कि कंपेयर करना बहुत मुश्किल है। मेरे हिसाब से थर्ड क्वार्टर से ही आपको नंबर दिखने चालू हो जाएंगे, सीरियस नंबर्स। ये सेकेंड क्वार्टर में फुटफॉल दिखेगा, लेकिन ये ज्यादातर रहेगा क्लाइंट के लिए नहीं होंगे। बट नंबर रजिस्टर नहीं होंगे। जो बड़ी शॉपिंग है, जो सीरियस शॉपिंग है, वो हम लोग एक्सपेक्ट करें थर्ड क्वार्टर में होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए भी कोरोना की थर्ड वेव नहीं आनी चाहिए। जो डर सबके मन में है कि अगर थर्ड वेव आती है तो थर्ड क्वार्टर में इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट आएगा, तो ये डर सबके मन में है। तो सौरभ, ऑल्सो एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आपसे जानना चाहते थे वो ये कि लास्ट टाइम जब हमने बात की थी तो नई ज्वेलरी की बाइंग तो थी बाजार में, लेकिन उस टाइम पे भी एक्सचेंज हमने ज्यादा नंबर्स में आता हुआ देखा था। क्या इस बार भी वो ट्रेंड फिलहाल देखने को मिला है? हाँ, वही ट्रेंड है। इस बार ट्रेंड थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा एक्सचेंज गोल्ड वापस आ रहा है।
क्योंकि शादियां भी घर में है तो लोग नई जेवरात नहीं खरीद के बदले ओल्ड ज्वेलरी देके नई ज्वेलरी खरीद रहे हैं। तो ये ट्रेंड जो लास्ट टाइम 35% था, इस बार 45-50% तक आ गया है। तो ये एक इसका क्लियर इंडिकेशन है कि लोग ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाह रहे और जो उनके पास पुराने जेवरात है उसको मॉडिफाई करके नए जेवरात बना रहे हैं। तो ये मार्केट सेंटीमेंट जो है, लोगों के पास अभी सेंटीमेंट नेगेटिव है। हर एक के पास सेविंग की कम होती जा रही है क्योंकि उनके पास मेडिकल इमरजेंसी थी। तो ये चलते, जैसे मैंने कहा, 2-3 महीने और हमको कॉशियसली काम करना पड़ेगा और लाइट वेट ज्वेलरी जो लोगों को चाहिए, पॉकेट फ्रेंडली ज्वेलरी, इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। और ई कॉमर्स अभी भी चल रहा है, ई कॉमर्स के ऊपर लोग अभी भी परचेज बाइंग कर रहे हैं। तो ये ओमनी कॉमर्स, बाय ऑनलाइन शॉप ऑफलाइन, ये जो ट्रेंड है ये मेरे हिसाब से आगे भी दिखता रहेगा। तो ऑनलाइन ट्रेंड्स तो इनफैक्ट पिछले 1 साल में काफ़ी एनकरेजिंग रहे हैं और शायद ये सस्टेन करेंगे आगे के लिए भी। लेकिन किशोर, प्राइसेस पर आपका आउटलुक क्या है? थोड़ी सी सुस्ती, कंसोलिडेशन इन स्तरों पर हम देख रहे हैं। क्या व्यू यहाँ से लेकर चल रहे हैं और अगर कोई अभी भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो क्या इन लेवल्स पर एंट्री ले सकते हैं या फिर रुके? गुड मॉर्निंग दीपाली। आई थिंक कहीं ना कहीं मार्केट अगेन वापस पॉजिटिव ट्रेंड में आ गया है। खास करके यूएस का बॉन्ड यील्ड जो 1.65 के आसपास चल रहा था, जो 10 ईयर जीसेक, अभी 1.56 1.55 के आसपास आ गया। सो कहीं ना कहीं डॉलर वीकनेस, बॉन्ड यील्ड्स में थोड़ा ठंडा पड़ गया, उसके वजह से गोल्ड का रैली वापस आया। एंड मुझे लगता है ये बार ये रैली टिके रहेगा, $1900 के ऊपर सस्टेन भी होगा। आई थिंक जो पिछली बार जो 1930 1940 का डॉलर जो लेवल है वो ब्रेक नहीं कर पाए, दिस टाइम इट विल बी एबल टू ब्रेक। सो हाल फिलहाल के लिए बाइंग साइड पे ही रहना चाहिए इसमें। डोमेस्टिकली थोड़ा रुपी डिस्करेज कर रहे हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए, फिर भी मैं अगस्त वायदा 49,100 के आसपास इसमें बाइंग कर सकते हैं। 48,950 का स्टॉप लॉस हो सकता है एंड 49,400 का शॉर्ट टर्म टारगेट्स हो सकता है। जहां तक मीडियम टर्म के सवाल है, आई थिंक ये ईयर एंड तक वी शुड बी अराउंड 53,000-54,000 और अगर 12 महीने का अगर आप टारगेट देख रहे हैं तो प्रॉबेबली वी शुड बी अबाउट 58,000 के ऊपर ट्रेंड होना चाहिए। सो प्रॉबेबली अनदर 25% आपको जगह है अपसाइड। ऑलराइट, 25% की यहाँ पर भी तेजी फिलहाल देखने को मिल सकती है। अगले 12 महीने में 58,000 के टारगेट्स वहां पर किशोर की तरफ से आते हुए। अनुज, आपसे भी जानना चाहेंगे चांदी में आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आप कहेंगे सोने की तरह मुनाफा वसूली पूरी हो चुकी है, क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बाइंग के मौके हैं? मनीषा जी, गुड मॉर्निंग। अगर हम टेक्निकल चार्ट्स को व्यू करें तो मार्केट अभी लगता है कि एक ओवरबॉट जोन में है। और अगर हम पिछले एक हफ्ते के मूवमेंट को अगर वॉच करें, उसको देखें, तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि हायर लेवल पर जो सस्टेन है वो भाव नहीं हो रहे हैं और भाव कंटिन्यू नीचे आते हुए दिख रहे हैं। तो एक ओवरबॉट जैसी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, मगर जो हमने 3-4 दिनों में कंसोलिडेशन देखा है, जब हमने लास्ट वीक यूएस के डेटा आते हुए देखे थे, उसके बाद से, और जो इंटरेस्ट रेट को लेकर जेनेट येलेन का हमने स्टेटमेंट सुना है, तो एक कहीं ना कहीं एक ओवरबॉट सी सिचुएशन, एक रेजिस्टेंस मार्केट को यहाँ फेस होता हुआ दिख रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि अभी मार्केट फिलहाल इसी रेंज में रहेगा। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि मार्केट ओवरबॉट में है। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी मैं यहाँ पर इंट्राडे के लिए देना चाहूंगा। करीबन 71,800 के आसपास बिकवाली करें, स्टॉप लॉस 72,400 का लगाएं, टारगेट 71,100 तक देखने को मिल सकता है। और अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो करीबन 27.80 के आसपास भाव चल रहे हैं। हमें लगता है कि एक बार 27.50 27.20 तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में ही मुझे लगता है कि एक सेलिंग प्रेशर, एक प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग साइड में देखने को मिल सकता है। तो बिकवाली का ट्रेड मुझे लगता है कि इंट्राडे के लिए देखने को मिल सकता है। तो ये इमीडिएट स्ट्रैटेजी आपको मिली है सिल्वर पर, जहां पर 71,800 के आसपास अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में बिकवाली की सलाह आ रही है अनुज की ओर से। तो ये स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं। चलिए, शुक्रिया सौरभ बताने के लिए डिमांड ट्रेंड्स कैसे हैं ज्वेलरी मार्केट से, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। लेकिन अब यहाँ से गोल्ड स्पॉट से आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे क्रूड और बेस मेटल्स की। और ईरान न्यूक्लियर डील पर बातचीत से पहले कच्चे तेल कीमतों पर दबाव देखने को मिल रहा है और जो ब्रेंट के प्राइसेस हैं वो $71 के नीचे आ चुके हैं। वहीं चाइना के अगर आप एक्सपोर्ट नंबर्स देखेंगे तो वो भी थोड़े से वीक रहे हैं। डॉलर में जो मजबूती बनी उसके कारण हमने पूरे बेस मेटल पैक पर दबाव देखा है। लेकिन किशोर, पहले क्रूड पर आपका एक आउटलुक चाहिए। ऑलरेडी एक स्मार्ट रनअप हम देख चुके हैं, अब थोड़ी मुनाफा वसूली दिखी है वेरियस रीजंस की वजह से। क्या ये फर्दर एक्सटेंड हो सकती है प्रॉफिट बुकिंग शार्प मूव के बाद, और क्या आउटलुक है इन स्तरों से?
क्रूड एक्चुअली क्या है, ये वीक थोड़ा सा ड्यूटी हैवी, मतलब डेटा हैवी वीक है। सो बेसिकली आपको यहाँ से लेकर डेटा रिलीज बहुत है। ट्यूसडे आपको ये का रिलीज आएगा, उसके बाद थर्सडे आपको ओपेक का डिमांड रिपोर्ट आएगा। आई थिंक ओपेक का जो चीफ ऑलरेडी काफ़ी अपबीट है डिमांड को लेकर, कि जो वैक्सीनेशन के बाद पूरा दुनिया खुल रहे हैं तो डिमांड बढ़ रहे हैं, तो वो डिमांड रिपोर्ट है थर्सडे। ये जो ओपेक का डिमांड रिपोर्ट है, उसके बाद अगेन फ्राइडे आपको आईईए का ऑयल मार्केट रिपोर्ट आएगा। 10th को ईरान का वियना जो टॉक्स है वो है। आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, तो मैं थोड़ा सा इसमें अवॉइड करना चाहूँगा ट्रेड करने के लिए। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली दबाव है, बट आई थिंक मीडियम टर्म, बिकॉज ग्लोबल इकोनॉमी ओपन अप हो रहे हैं, डिमांड इज सेट टू बी अप, तो मीडियम टर्म स्टिल पॉजिटिव, बट मैं थोड़ा सा वेट करके डिप्स में खरीदारी करना चाहूंगा। तो एज ऑफ नाउ, बिकॉज ऑफ बीइंग, मतलब बहुत सारे अनसर्टन चीज हैं, तो मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा ट्रेड करने के लिए क्रूड में। अनुज, आप कैसे देखते हैं? कच्चे तेल में ऑफ कोर्स वॉल्टिलिटी है, और जैसे किशोर ने कहा कि काफ़ी सारे डायरेक्टली क्रूड रिलेटेड यहाँ पर इवेंट्स हैं, और इसके अलावा ऑब्वियसली यहाँ पर यूएस का इन्फ्लेशन डेटा है। हम यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स भी आते हुए देखेंगे, और 15-16 जून को यहाँ पर यूएस फेड की मीटिंग भी है। तो क्लियरली अगले हफ्ते 10 दिन के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे इवेंट्स हैं। लेकिन इन सब के बीच में हमने नेचुरल गैस के प्राइसेस को यहाँ पर बढ़ते हुए देखा है। क्या वहाँ पर कोई स्ट्रैटेजी होगी? मनीषा जी, अगर हम क्रूड को ही अगर देखें तो ये भी ओवरबॉट जोन में आता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम देखें तो पिछले हफ्ते कंटिन्यूसली $73 तक ब्रेंट ने टेस्ट किया था, और वहाँ से अब हम देखें तो ऑलमोस्ट 71 आया। $2 की गिरावट यहाँ देखने को मिली है। तो हमें लगता है कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी फिलहाल ओवरबॉट जोन में है, तो मुझे लगता है कि एक इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बिकवाली का ट्रेड करना चाहिए, या फिर जिन्होंने खरीदारी करी है एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और इंट्राडे के लिए बिकवाली का ट्रेड करीबन 5050 के आसपास ले सकते हैं। नीचे में 4960 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, मगर करंट रेट पर जो बाइंग की स्ट्रेटेजी है उसके लिए जो रिस्क रिवॉर्ड है वो सही नहीं है। तो बेटर है कि या तो वेट करें या फिर इंट्राडे के लिए बिकवाली का ट्रेड लेकर चलें। और जहां तक नेचुरल गैस का सवाल है, वहां पर हमने कंटिन्यूस रैली बनते हुए देखी है। हालांकि लास्ट वीक जो इन्वेंट्री आई थी वो मिली जुली इन्वेंट्री थी, जैसा लास्ट वीक डेटा था वैसे ही डेटा देखने को मिला था। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल नेचुरल गैस में 230 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। अगर वो ब्रेक होता है तो हम आगे की तेजी देख पाएंगे, अदरवाइज हमें भी हायर लेवल पे वहां पर एक बिकवाली देखने को मिल सकती है, प्रॉफिट बुकिंग। और अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें तो पिछले 2-3 महीने से कंटिन्यूसली 230 के आसपास आने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है। और फंडामेंटली जाए तो अभी कोई ऐसा डिमांड सीजन भी नहीं है जहां पर हम स्ट्रॉन्ग तेजी देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि अगर थोड़ा बहुत उछाल मिलता है तो वहां पर भी बिकवाली का ट्रेड ही देखना चाहिए। जी किशोर, मेटल्स पर क्या स्ट्रैटेजी लेकर चल रहे हैं? ऑलरेडी हमने पिछले 2 हफ्तों में स्पेशली मुनाफा वसूली देखी है। मई के जो चाइना के एक्सपोर्ट नंबर्स आए हैं वो भी एस्टीमेट से लोअर साइड रहे हैं, और एक्सपर्ट कम्युनिटी मानती भी है कि चाइना की ओर से जो स्ट्रॉन्ग डिमांड फैक्टर था वो ऑलरेडी अपना रिफ्लेक्शन प्राइसेस में दिखा चुका है। तो शायद वो फैक्टर अब फर्दर सपोर्ट ना करे, बट आप कैसे देख रहे हैं इस डिप को, और क्या स्ट्रैटेजी है? दीपाली, बेसिकली चाइना का जो रेगुलेटरी इम्पैक्ट, स्पेशली जो गवर्नमेंट का प्राइसेस को कूल ऑफ करने में जो इंटरेस्ट दिखाया है, वो थोड़ा सा मार्केट को हिला दिया है। सी बोथ चाइनास अनरॉड कॉपर इंपोर्ट्स, रिफाइंड कॉपर इंपोर्ट्स दोनों मई में गिर चुका है। इवन आयरन और इवन फेरस साइड भी उनका जो इंपोर्ट्स हैव फॉलन। सो आई थिंक कहीं ना कहीं यहाँ पे रेगुलेटरी इन्फ्लुएंस का जो है वो थोड़ा सा मार्केट्स को हिला रहा है। सो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि यहाँ पे कॉपर को थोड़ा अवॉइड करें, और स्टिल मुझे माइनर मेटल्स लाइक जिंक और निकल काफी अच्छा लग रहा है शॉर्ट टर्म में भी। जिंक आप 235 हाफ के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। जून कॉन्ट्रैक्ट 234 का 235 में बिकवाली कर सकते हैं, एंड 238.5 के आसपास का टारगेट्स के लिए। जहां तक निकल का सवाल है, अगेन निकल ऑल्सो वी कैन बी बाइंग शॉर्ट टर्म 1310 1312 के आसपास तक अपसाइड दिखता है। 1295 के आसपास बाइंग करें, 1285 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉपर अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन निकल और जिंक में डिप्स पर शॉर्ट टर्म के हिसाब से खरीदारी की जा सकती है। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो आज की हॉट कमोडिटी आपको बताएंगे, और साथ ही बात करेंगे एग्री कमोडिटीज के एक छोटे से ब्रेक के बाद।